Discuss the provision of the Companies Act 13 and it says about relating the appointment and the removal of the director. ओके तो यहाँ पे अपने डिस्कस करते हैं कैसे एक डायरेक्टर को अपॉइंट और रिमूव किया जाता है। एक बात और बताना चाहूँगा, सेक्शन 77 से लेके सेक्शन 85 तक जो प्रोविज़न चलेगा वो पूरा का पूरा चार्जेस से रिलेटेड चलता है। इट्स 87 तक क्या चलता है, उसका प्रोविज़न चलता है, तो इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा। एक दो सेक्शन अगर आप लिखना चाहते हो एग्जाम के अंदर तो बहुत बढ़िया है। सेटिस्फैक्शन ऑफ द चार्ज सेक्शन नंबर 82 इज देयर। उसके बाद अगर अपने बात करते हैं कि कंपनी को सेक्शन 77 में मेंटेन रखना पड़ता है, चार्ज के लिए प्रोसेस आगे करना पड़ता है, एप्लीकेशन 78 के अंदर जाती है। ये सब बातें, ये 3-4 सेक्शन आप लिख सकते हो। कंपनी को चार्ज का रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है सेक्शन 85 के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर आप कोई रिसीवर है, जो मैंने बोला आपको रिसीवर अपॉइंट किया जाएगा ना एक, कि यहाँ पे कंपनी अगर इन केस की लूज कर रही है अपने सेट को, तो उस केस के अंदर जो पर्सन है वो क्या कर सकता है, रिसीवर अपॉइंट कर सकता है। जाओ जाके सारा माल चक्के के लाओ, इधर फ्लोटिंग को फिक्स करो और सारा माल चक्के के ले आओ, उसको फिक्स करो, तो उसके लिए रिसीवर होते हैं। कभी कभार ये भी तो हो सकता है ना यार कि कंपनी के पास बंदा गया और जाने के बाद उसके साथ कुछ मानहानि हुई या फिर उसका कुछ हुआ, ठीक है, उसको पकड़ के ठोक दिया, तो उसके लिए बड़े बड़े लोग भी आते हैं जो क्या कहते हैं उनको, बॉडी बिल्डर्स, तो वो भी कुछ कॉन्सेप्ट चलता है प्रैक्टिकली। लेट अस डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक अबाउट द अपॉइंटमेंट एंड द रिमूवल ऑफ द डायरेक्टर। अपॉइंटमेंट डायरेक्टर कैसे किया जाता है उसके बारे में अपने क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखो बहुत ईजी है। अगर अपने बात करते हैं कि डायरेक्टर होता कौन है, सबसे पहले ये चीज़ समझते हैं। डायरेक्टर की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 13 के अंदर ही डिफाइन है। बोर्ड की डेफिनेशन, जिसके अंदर अपनों को ये पता लगता है कि डायरेक्टर कौन होता है। डायरेक्टर एक ऐसा बोर्ड होता है, ऐसा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मतलब होता है कि वो पर्सनैलिटी जो कंपनी के मेजर डिसीजन लेती है और जो पर्सनैलिटी कंपनी के बोर्ड में बैठती है, यानी कि अपर अथॉरिटी में बैठती है, उसको बोलते हैं डायरेक्टर। उनको अपॉइंट कैसे किया जाएगा, लेकिन उससे पहले सेक्शन 149 के कुछ प्रोविज़न देखते हैं। हर कंपनी के पास डायरेक्टर होना चाहिए, लेकिन मिनिमम डायरेक्टर की बात करें तो पब्लिक कंपनी के केस में 3 होने चाहिए और प्राइवेट कंपनी के केस में 2 होने चाहिए। अगर वो 1% कंपनी है तो उस केस में 1 ही होगा। अगर बात करते हैं कि मैक्सिमम डायरेक्टर कितने हो सकते हैं, तो डायरेक्टर 15 हो सकते हैं एक कंपनी में। 15 से ज़्यादा भी हो सकते हैं अगर 75% ऑफ द पर्सन्स जो भी मेंबर हैं उसके उन सबकी अप्रूवल लग जाती है तो, ठीक है। एक चीज का खास ध्यान रखना है कि जो जितने भी डायरेक्टर हैं उसमें से एक डायरेक्टर इंडियन तो होना ही चाहिए, रेजिडेंट ऑफ इंडियन होना चाहिए। रेजिडेंट ऑफ इंडियन का मतलब होता है मोर देन 182 डेज वो भारत के अंदर रहना चाहिए, नॉट लेस देन दिस, ओके। तो यहाँ पे ये छोटा सा प्रोविजन है नंबर ऑफ डेज वाला। सेक्शन जो अमेंडमेंट एक्ट 2017 था उसके अंदर ये प्रोविजन आया है। डायरेक्टर डिफाइन अंडर 2 क्लॉज 34, आई एम रियली सॉरी अबाउट इट, 13 बोला मैंने, ओके। एंड इट्स 234 जिसके अंदर ये बात की गई है कि डायरेक्टर मींस डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ द कंपनी, दैट्स ऑल। तो इतना ही हमें यहाँ पे समझना है। अब अपने बात करते हैं कि डायरेक्टर्स कैसे अपॉइंट होते हैं और इसके बारे में आगे प्रोसेस करते हैं। अगर अपने बात करें एक आधे केस लॉ की, तो डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए केस है इंडियन स्टेट बैंक लिमिटेड वर्सेस सरदार सिंह, जिसके अंदर बोला जाता है कि डायरेक्टर बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है कंपनी के अंदर, जो कि इंटीग्रिटी से होना चाहिए, और उनका अपॉइंट करते हैं कौन, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। अन्य डायरेक्टर जो होते हैं वो उनको क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले डायरेक्टर की, द अपॉइंटमेंट ऑफ द फर्स्ट डायरेक्टर। तो फर्स्ट डायरेक्टर कौन अपॉइंट करेगा, जो कंपनी बनाएगा, प्रमोटर ऑफ द कंपनी, और उनका नाम कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा जाएगा। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का मतलब होता है कि कंपनी अपने इंटीरियर जो डेकोरम है उसको किस तरीके से मेंटेन करेगी, वहां पे होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। कोई भी प्रोविजन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर ऐसा नहीं होगा जो कंपनीज एक्ट के प्रोविजन को क्या करेगा, अपोज करेगा, ठीक है। एक बात और करते हैं कि कंपनीज एक्ट के अंदर अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हम बनाते हैं कंपनी का, और उस केस के अंदर अगर उन्होंने कोई भी डायरेक्टर का अपॉइंट नहीं किया है, तो उस केस के अंदर जो भी पर्सन पहले साइन करता है उसके ऊपर, देयर आर सब्सक्राइबर्स, तो उनको क्या मान लिया जाएगा, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी मान लिया जाएगा। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर। अगर अपने एक छोटी सी और बात करते हैं तो एक रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट रहता है इसके अंदर, जिसके अंदर ये बोला जाता है कि 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द डायरेक्टर ऑफ अ पब्लिक कंपनी या फिर उसकी सब्सिडरी प्राइवेट कंपनी के अंदर विल बी अपॉइंट परमानेंटली
तो जो भी डायरेक्टर होगा उसके 1/3 वो परमानेंटली अपॉइंट किए जाएंगे और रिमेनिंग 2/3 का क्या हो सकता है, रिटायरमेंट के लिए आगे डिटर्मिनेशन किया जा सकता है। 1/3 2/3, अब 2/3 में से भी क्या किया जाएगा आगे, रिटायरमेंट की एज में आने के बाद उनको रिटायर किया जाएगा, लेकिन 1/3 क्या होंगे, परमानेंट होंगे, उनको रिटायर्ड नहीं किया जाएगा। ठीक है, रिटायर्ड होते हैं वो किसी एक्सेप्शनल केस के अंदर, ठीक है, एज हो गई, ठीक है, आपको जाना है तो जाओ। और डायरेक्टर कहाँ अपॉइंट होते हैं, जनरल मीटिंग के अंदर अपॉइंट किए जाते हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट होती है जनरल मीटिंग के अंदर। जनरल मीटिंग के अंदर पूरा डिटेल हमें एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना पड़ता है, उनको नोटिस देना पड़ता है, उनकी पूरी अप्रूवल लेनी पड़ती है। ठीक है, आप इस बोर्ड के लिए अभी रिकमेंड किए जा रहे हो। सेक्शन 152 सब सेक्शन 6 जो कि बात करता है इसके बारे में और पूरी जो भी उनके रिटायरमेंट जर्नी है वो भी उनको आर्टिकल के अकॉर्डिंग उनका चलता है कि ठीक है आप 2/3 कैटेगरी के अंदर आ रहे हो या फिर 1/3 कैटेगरी के अंदर आ रहे हो। वैसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो डायरेक्टर होते हैं जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं, जिनका कोई भी लेना देना नहीं होता है। ठीक है, तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ सिर्फ अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। कैसे अपॉइंटमेंट होगी, पहले डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट होगी प्रमोटर द्वारा, दूसरे डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट कैसे होगी, जनरल मीटिंग द्वारा। अगर अपने बात करते हैं थर्ड थिंग की, ठीक है, कि और डायरेक्टर्स की अपॉइंट कैसे की जाती है। अगर आपकी एक छोटी सी बात समझो यार, रोटेशन की बात कर रहे हैं अपने, रोटेशन ऑफ द डायरेक्टर, कि अगर मान लो कोई डायरेक्टर अपॉइंट किया जाता है और उस पर्सन ने कहा कि ठीक है मेरे को जो है रेजिग्नेशन डायरेक्टर के अंदर डाल दो, वो रिजाइन वो हो जाता है, या फिर अपने बोले कि उसको हम क्या कर देते हैं, रोटेशन रिटायर्ड हो जाते हैं, सॉरी रिटायर्ड अगर वो हो जाते हैं तो उस केस के अंदर होगा क्या, आप इस चीज को समझ रहे हो। वो पर्सन रिटायर्ड हो गया, रिटायर होने के बाद क्या उस पर्सन को रीअपॉइंट किया जा सकता है, यस किया जा सकता है अगर वो विश करे तो। ठीक है, वो चाहते हैं मैं इसका कंपनी फिर से काम करना चाहता हूँ, वो कर सकते हैं। या फिर उनकी क्वालिटी जितना पर्सन कोई और मिलता नहीं है तो उस केस के अंदर वो क्या कर सकते हैं, अपने आप को रीअपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। नाउ वी डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट। और इसके अंदर एक और बात भी हो सकती है, कभी कभार ऐसी सिचुएशन भी आती है ना कि कंपनी के ऊपर बर्डन बहुत ज्यादा हो गया है, तो उस केस के अंदर एक एडिशनल डायरेक्टर भी अपॉइंट किया जा सकता है, विमेन डायरेक्टर भी अपॉइंट की जाती है। ये मैंडेटरी है कंपनीज के लिए, लिस्टेड कंपनी के लिए, टॉप 1000 कंपनीज के लिए मैंडेटरी हो चुका है, टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज के लिए। या फिर जिस कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ या फिर उसका टर्नओवर 300 करोड़ है, और दोनों में से और, तो उस कंपनी के लिए 1 वीमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना मैंडेटरी है। ठीक है, अगर अपने बात करें कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहें तो वो क्या कर सकते हैं, एक डायरेक्टर और अपॉइंट कर सकते हैं। देयर इज वन मोर कॉन्सेप्ट ऑफ द स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। सॉरी, तो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर भी क्या किए जाते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं। नॉमिनेशन डायरेक्टर भी अपॉइंट किए जाते हैं। मान लो किसी कंपनी ने बहुत अच्छे लेवल पे किसी बैंक से पैसा लिया है, तो बैंक क्या करेगा, वहां पे एक नॉमिनेशन डायरेक्टर अपॉइंट कर देगा अपना कि ठीक है आप पैसों को यूज कर रहे हो, सही ढंग से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। जिस भी पर्सन का फाइनेंशियल इंटरेस्ट होता है तो वो पर्सन क्या कर लेता है, पर्सन जैसे गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, बैंक्स, तो ये आरबीआई तो क्या करती है, अपने बिहाफ के लिए, अपने फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए वहां पे क्या कर सकती है, नॉमिनेट कर सकती है डायरेक्टर को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कब अपॉइंट कर सकते हैं, या फिर कोई पर्सन रिजाइन करके चला जाए, बीच के अंदर डेथ हो जाए, इंसॉल्वेंसी हो जाए, इनकैपेसिटी हो जाए, तो उस केस के अंदर क्या किया जाता है, उस डायरेक्टर को अपॉइंट कर लिया जाता है। ठीक है, फॉर द एडिशनल बेनिफिट। आई थिंक यहां तक आप सभी को सब कुछ समझ में आया। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा और बेसिक जानना है तो अपने एक चीज देख सकते हैं कि डायरेक्टर और कैसे अपॉइंट होता है। डायरेक्टर कोर्ट भी अपॉइंट कर सकता है। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि ठीक है यहाँ पे एक डायरेक्टर की हमें रिक्वायरमेंट है, या फिर वो कंपनी रिक्वेस्ट करती है, तो उस केस के अंदर क्या किया जाता है, डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया जाता है। एग्जांपल लेते हैं अपने कैसे, ध्यान से समझिएगा कि मान लो गवर्नमेंट ने एक केस फाइल किया कोर्ट के अंदर। इस केस के ऊपर कंप्लेंट था कि ठीक है कंपनी मिसमैनेजमेंट कर रही है, यानी कंपनी लोगों के साथ एक अलग तरीके से बिहेव कर रही है, या फिर किसी मेजोरिटी का सेक्शन का ज्यादा राइट दे रही है, माइनॉरिटी का ध्यान ही नहीं दे रही, फ्रॉड कर रही है। कोई भी केस हो सकता है। उस केस के अंदर जो कंपनी के अंदर ट्रिब्यूनल जो है वो कोई एक डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट। उसको अपॉइंट करने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, और स्पेशल रेजोल्यूशन पास होने के बाद वो डायरेक्टर क्या हो सकता है, अपॉइंट हो सकता है। चाहे उसके 70 साल पूरे हो भी गए हो तो भी उस केस के अंदर अपॉइंट हो सकता है। अगर अपने बात करते हैं डायरेक्टर कैसे अपॉइंट होते हैं, तो उस केस के अंदर एक चीज और अपने समझ सकते हैं
सभी कैंडिडेट जो है वोट करेंगे इस चीज़ के अंदर इंडिविजुअली, ठीक है। एक या एक से ज़्यादा डायरेक्टर एक सिंगल रेजोल्यूशन में नहीं आ सकता, यानी कि एक ही रेजोल्यूशन पास किया और उस रेजोल्यूशन में 3 डायरेक्टर अपॉइंट कर लिए, ऐसा नहीं होगा। सभी डायरेक्टर के लिए अलग अलग रेजोल्यूशन पास करने पड़ेंगे। अलग अलग रेजोल्यूशन का मतलब ये है कि मान लो एक रेजोल्यूशन पास किया जिसके ऊपर 75% लोगों ने वोट किया, तो इसके अंदर ऐसे थोड़ी है 75% वोटिंग के अंदर हमने 3 डायरेक्टर को अपॉइंट कर दिया, ऐसा नहीं होने वाला। एक डायरेक्टर के लिए 75, सेकंड डायरेक्टर के लिए भी 75, थर्ड डायरेक्टर के लिए भी 75। इस तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा, 3 रेजोल्यूशन पास करने पड़ेंगे। डायरेक्टर को अगर रिमूव करना है तो रिमूव करने के 2 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका यह है कि जनरल मीटिंग के अंदर डायरेक्टर को रिमूव कर दिया जाए, और दूसरा तरीका यह है कि ट्रिब्यूनल उसको रिमूव कर दे इस केस के अंदर कि ठीक है यार ये फ्रॉड कर रहा है या कंपनी के अंदर कोई इसका मेजर हाथ है, तो उस केस के अंदर वो रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे स्पेशल नोटिस देके ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के थ्रू क्या किया जा सकता है, डायरेक्टर को रिमूव किया जा सकता है। ध्यान रखना वो डायरेक्टर जो ट्रिब्यूनल ने अपॉइंट किया है, जस्ट अपनों ने अभी डिस्कस किया, वो डायरेक्टर को आप रिमूव नहीं कर सकते हो, उसको सिर्फ ट्रिब्यूनल ही रिमूव कर सकती है और कोई रिमूव नहीं कर सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट, ओके। ट्रिब्यूनल किस किस केस के अंदर रिमूव कर सकती है, अगर वो मिसमैनेजमेंट कर रहा है या फिर अपनी पॉलिसी जो बनाई है उसका उल्लंघन कर रहा है, तो उस केस के अंदर क्या कर सकते हैं, उसको रिमूव किया जा सकता है। अगर डायरेक्टर को रिजाइन देना है तो रिजाइन देने के अंदर उस पर्सन को क्या करना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा कंपनी को। कंपनी रजिस्ट्रार को इंटीमेट करेगी और रेजिग्नेशन जनरल मीटिंग के अंदर प्लेस किया जाएगा। रेजिग्नेशन तब तक एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा जब तक उसके पर्सन रिप्लेस ना हो जाए, नया पर्सन अपॉइंट ना हो जाए, या फिर जो डेट उसने मेंशन करी है वो डेट ना आ जाए, ठीक है। तो उस केस के अंदर क्या किया जा सकता है, ठीक, इसके अंदर नॉमिनल 3 मंथ्स का रहता है, टाइम रहता है, और 3 मंथ्स के अंदर सारा प्रोसेस आगे प्रोसीड कर लिया जाता है। पावर एंड ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर, देखो बहुत बड़ा चैप्टर है डायरेक्टर, और मैं इतना स्पीडली जा रहा हूँ कि मुझे भी इतना मज़ा नहीं आ रहा है इस चीज़ के अंदर, लेकिन स्पीडली हमें करना पड़ेगा। लेकिन इतना कंटेंट आपको दे दिया कि आप आराम से बहुत अच्छे से 15 नंबर के जो क्वेश्चंस आते हैं उसको फिल कर सकते हो। डायरेक्टर ऑफ द कंपनी की पावर एंड ड्यूटी, जल्द से जल्द इसको खत्म करते हैं, बहुत ईजी है। मैनेजमेंट को क्या कर देना, अच्छे से एक्सरसाइज करना, अच्छे से सारी चीज़ों को मैनेज करना, शेयर होल्डर्स का ध्यान रखना, आर्टिकल और मेमोरेंडम के अंदर जो बातें लिखी हुई है उनका ध्यान रखना, पावर को मैनेजमेंट को पावर डेलीगेट करना, मेजोरिटी ऑफ वोट की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देना, मतलब ठीक है मेजोरिटी तो होगा लेकिन अपने सिस्टम से काम करना, एमओए एओए की जो बातें हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए कंपिटेंसी में काम करना, टारगेट्स देना, डायरेक्टर के एक्शंस को बहुत अच्छे मेलाफाइड तरीके से करना, पावर टू अलॉटमेंट ऑफ द शेयर, जब भी कंपनी को पैसे की जरूरत होती है तो उस केस के अंदर पैसा रेज करने का डिसीजन लेना, कितने शेयर कितने रुपए प्रीमियम के ऊपर देने हैं वो उनका डिसीजन लेना। प्रीमियम का मतलब क्या हुआ, 2 रुपए का शेयर है हम 8 रुपए में दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं 8 रुपए में, क्योंकि 6 रुपए हमारा प्रीमियम है, हमारी क्वालिटी है, हमारी वैल्यू है और हम इतना बेहतरीन रिजल्ट दे रहे हैं, दैट्स वाई वी आर एक्सपेक्टिंग कि हमें प्रीमियम मिलना चाहिए। और जिन जिन लोगों को पता होता है वो उस 8 रुपए में खरीदने को तैयार हो जाते हैं। डिस्काउंट पे देना, जो कि कॉन्सेप्ट अब खत्म हो गया सेक्शन 53 का। कॉल मनी ऑफ द शेयर, अगर आपने बीकॉम किए या फिर आपने कंपनी अकाउंट्स पढ़ा है तो उसके अंदर अपने पढ़ते थे एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, कॉल मनी। तो एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी अगर ले लिया है तो कॉल मनी कब लेनी है, इस चीज़ का निर्णय किसके हाथ में होता है, डायरेक्टर के हाथ में होता है। कभी कभार ऐसा होता है कि ठीक है लोगों ने पैसा दे दिया आधा और कॉल मांगी, कॉल के बाद पैसा ही नहीं दिया, तो उसके बाद फोर फीचर का राइट भी इनके पास होता है, नए नए कॉन्ट्रैक्ट करने का राइट इनके पास होता है, इन्वेस्ट करवाने का राइट इनके पास होता है। कंपनी का पैसा आया तो कहाँ इन्वेस्ट करना है ये भी डायरेक्टर डिसीजन ले सकते हैं। नए डायरेक्टर को अपॉइंट करने का ये है, कोई भी लिटिगेशन वगैरह, कंपनी, अब मान लो कंपनी के ऊपर केस हो गया तो कंपनी तो चल के जाएगी नहीं, कंपनी के बिहाफ पे कौन सा डायरेक्टर जाएगा, ये ड्यूटी होती है कि आपको ये ड्यूटी अपनी निभानी है। अपनी अदर ड्यूटीज़ क्या है कि आप अपने अकाउंट्स को इंस्पेक्ट करो, डिबेंचर्स को इशू करो, लोन्स वगैरह बोरो कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो कोई भी कंपनी के अंदर जो कि ट्रस्टेड होनी चाहिए। फिड्यूशियरी ड्यूटी अपनी आपको पूरी करनी है, मतलब कंपनी के हित के अंदर आपको काम करना है, कोई भी ऐसा काम नहीं करना जो कंपनी के अगेंस्ट हो, ठीक है। अपना बेस्ट नॉलेज वहां पे यूज करते हुए आपको क्या करना है, काम करना है। स्किल एंड केयर, यानी कि अपने जो स्किल है उसको आपने बहुत अच्छे से प्योरीफाई करके काम करना है, अटेंशन के साथ काम करना है। और अगर अपने बात करते हैं
बहुत ही प्रूडेंट पर्सन बन के आपको काम वहाँ पे करना होता है। मीटिंग्स को आपको अटेंड करना है कंपनीज़ की, चाहे वो वर्चुअल मीटिंग हो चाहे वो फिजिकल मीटिंग हो, जो भी मीटिंग हो आपको वहाँ पे अटेंड करना है। बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से लॉ को प्रोविजंस को फॉलो करना है। या फिर अपने बात करें कि डेलीगेशन, वो पर्सन अपना काम कहीं पे भी डेलीगेट नहीं कर सकता है एक्सेप्ट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या कंपनी के आर्टिकल या पावर के अंदर ना लिखा हो, तब तक वो वहाँ पे जो डेलीगेशन नहीं कर सकते हो। पर्सनल इंटरेस्ट कंपनी के अंदर नहीं होना चाहिए। जैसे कि कंपनी ए, मान लो ए इज द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी और वो कहता है कि ठीक है कंपनी को एक बिल्डिंग बनानी है, उसने कहा कि बी को दो। क्यों दो? क्योंकि ए का भाई है बी। तो अगर बी को कंपनी कॉन्ट्रैक्ट देती है तो बी को जो पैसा मिलेगा, हो सकता है कि ए का कोई पर्सनल इंटरेस्ट हो, ठीक है भाई इसके अंदर थोड़ा पैसा मेरा भी है, तो इसके अंदर कंपनी का लॉस हुआ ना। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिसके अंदर पर्सनल इंटरेस्ट हो। अदर ड्यूटी की बात करें कि आपको रजिस्टर ऑफ मेंबर मेंटेन करना है, मीटिंग्स को होल्ड करना है, अकाउंट्स को प्रिपेयर करना है, रेजोल्यूशन की कॉपीज को आपको मेंटेन करवा के रखना है, चाहे आइदर बाय द कंपनी सेक्रेटरी, एडवोकेट या कोई भी वहाँ पे जो एक अथॉरिटी को पावर दे दिया जाएगी, ठीक है आप ये वाला काम करोगे, लेकिन आपको इस बात का नज़र रखना है, ठीक है। और अपने अगर बात करें फॉरवर्ड द स्टेटमेंट ऑफ द अलॉटमेंट, यानी कि जो भी स्टेटमेंट है रजिस्ट्रार को आपको ट्रांसफ़र करना है, ये सारा काम आपको वहाँ पे करना पड़ेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 4। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल ओवर देयर। बहुत यूजफुल वीडियोस अगर आपको लगी है तो इसको लाइक भी करना, ठीक है। एंड थैंक्स टू DS बसर सर एंड वंस अगेन ऑल द वेरी बेस्ट।